हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर आपके 50 प्रश्न आपके हैं और डेली क्लास होती है, जो कि रात 8:30 बजे क्लास आपकी डेली होती है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये क्लास अगर डेली का डेली लेते हैं तो हिंदी में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी और डेली आपका रिवीजन भी होता रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। चलिए जितने लोग जुड़ चुके हैं एक बार भाई वीडियो को लाइक शेयर कर दें। जो लोग ऑफलाइन भी देखते हैं वो लोग भी यहाँ पर पहले ही लाइक कर दिया करें, थोड़ा सा अच्छा लगता है, मोटिवेट रहते हैं। चलिए गुड इवनिंग, नमस्कार, गुड इवनिंग। चलो तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 50 है कि माँ का लड़का कहाँ गया, उद्देश्य का विस्तार भेद लिखिए। मतलब यहाँ पर पूछा गया है कि उद्देश्य है क्या, है ना। उद्देश्य यहाँ पर क्या है, तो देखो यहाँ पर कह सकते हैं जो कह सकते हैं, देखो उद्देश्य जो आपका है वो क्या है, माँ है ना, माँ है उद्देश्य। और विस्तार क्या है, विस्तार जो आपका है वो क्या है, तो का लड़का, ये कह सकते हैं इसका विस्तार है। ठीक है ना। तो कुल मिला के यहाँ पर उद्देश्य का विस्तार पूछा है, उद्देश्य का विस्तार। इसका मतलब है कि आपका जो जवाब बनेगा 50 नंबर में वो आपका बन जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर संबंध कारक। क्या है, संबंध कारक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर का शब्द आपको आ गया है तो इसका विस्तार हो जाएगा संबंध कारक। ठीक है, और चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा। चलिए बताइए, जल्दी से लॉक करिए और काउंट भी करते जाइए कि आप लोग कितने यहाँ पर प्रश्न सही कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या हो जाएगा। बाप का होता है क्या, चलिए बपौती होता है, यहाँ पर संबंधवाचक आ रहा है बपौती। चलिए बिल्कुल सही जवाब है बपौती होगा। यहाँ पर बपौती आपका देखो दिया गया है कौन सा, ऑप्शन आपका डी नंबर, बाप का हो जाएगा बपौती। क्लियर है ना। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला है, अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को कितने भागों में विभक्त किया जाता है। अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को कितने भागों में विभक्त किया जाता है। चलिए जवाब दीजिए जल्दी जल्दी, सब लोग लॉक करिए जल्दी से। चलिए यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है, ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर 13, बिल्कुल सही जवाब है 13 होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, 13 होते हैं। जैसे आपका कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, साधनवाचक, हेतुवाचक, विषयवाचक, वितरण, विनिमयवाचक, मतलब इस प्रकार से आपका 13 होते हैं। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है, कौन सा नहीं है। तो देखो संयुक्त वाले में आपका होता है अवकाश बोधक और निश्चय बोधक, नित्यता बोधक। यहाँ पर जो दिया है नाम बोधक, मतलब कह सकते हैं यहाँ पर जो नाम बोधक है ये कह सकते हैं संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, नाम बोधक आपका बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, ग्रास ऑन अदर साइड ऑलवेज लुक ग्रीनर, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन देखेंगे तो आप तुरंत देखकर ही आंसर लगा सकते हैं। कह रहा है दूर के ढोल सुहावने होते हैं या लगते हैं। चलिए 54 का ऑप्शन देना है, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, क्या होता है, लगते हैं। इसका मतलब है कि आपका जवाब पहला ही जो आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है, सभी का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप क्या होगा। देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके हैं। कह रहे हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप क्या होता है। चलिए तो यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी होना चाहिए, करण कारक का बहुवचन रूप। यहाँ पर 55 का ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन राइट आपका किन्हीं से, क्या किन्हीं से, ऑप्शन आपका बनेगा सी नंबर। यहाँ पर जो आपका किन्हीं से है ये क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी है, करण कारक भी है, बहुवचन है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। सर्वनाम का आपने पढ़ा होगा कि सर्वनाम है ना, सर्वनाम कह सकते हैं कि आपके 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो कौन सा आपका नहीं है। चलिए ऑप्शन आपका है यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन राइट। अब तो बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होना चाहिए।
पुरुषवाचक, गुणवाचक। देखो गुणवाचक जो आपका होता है वो विशेषण होता है। क्या होता है? गुणवाचक विशेषण होता है। मतलब ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर बी लॉक कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि पद परिचय को क्या नहीं कहा जाता है। पद परिचय को क्या नहीं कहा जाता है। पद परिचय को क्या नहीं कहा जा सकता है? तो याद रखिए पद परिचय को पद संगठन नहीं कहा सकता है। क्या? पद संगठन नहीं कहा जा सकता है। यहाँ पर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। वह पर पद निर्देश, पद अन्वय और पद निर्णय है ना, ये इन्हें कहा जा सकता है। ठीक है, लेकिन पद संगठन, पद परिचय को नहीं कहा जाता है। ए नंबर आपका हो जाएगा। देखो कठिन भी क्वेश्चन आपको मिल रहे होंगे। चलिए, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? चलिए, संबंध की बात किया है तो बिल्कुल यहाँ पर रुकना नहीं है, तुरंत ऑप्शन आपको लॉक करना है। संबंध का बोध करा रहा है तो इसका मतलब है कि आपका जवाब क्या बनेगा? चलिए 58 नंबर में लॉक कर दीजिए जल्दी से। चलिए, ऑप्शन आ रहा है सी नंबर। तो यहाँ पर देखो वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है, क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन राइट आपका बनेगा यहाँ पर करण कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। ठीक है ना। कैसे? मतलब क्या हुआ, जैसे हम आपको उदाहरण दें, राम ने बाण से रावण को मारा, तो यहाँ पर मारा है ये क्रिया का साधन होगा, बाण है ना, और उसे मतलब कह सकते हैं कि इसमें जब मारेंगे तो करण कारक आपका प्रयोग हो जाएगा कि उसने, मतलब राम ने बाण से रावण को मारा। ठीक है ना। तो इस कारण से यहाँ पर करण से के द्वारा, बाण के द्वारा, इस प्रकार से आपका हो जाएगा क्रिया के संबंध में। क्रिया के संबंध का बोध होता है वो करण कारक आपका होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है यहाँ पर, ये पर हिंदी अनुवाद दिया गया है कि हेयरिंग ऑफ एकोमोडेशन ऑफ अन प्रपोज्ड टर्म्स नॉट अप्रूव्ड, इसका हिंदी अनुवाद क्या होता है? इसका हिंदी अनुवाद क्या बनेगा भाई? यहाँ पर बताइए क्या हो सकता है इसका हिंदी अनुवाद। चलिए, यहाँ पर 59 का ऑप्शन बनेगा कौन सा? चलिए 59 का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका बी नंबर कि प्रस्तावित शर्तों पर स्थान किराए पर लेने का अनुमोदन नहीं मिला। प्रस्तावित शर्तों पर स्थान किराए पर लेने का अनुमोदन नहीं मिला। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, गोपाल ought to be ashamed of himself for such conduct, इसका हिंदी अनुवाद क्या होता है? चलिए, इसका हिंदी अनुवाद क्या बनेगा? तो अगर नहीं आता है तो आप एग्ज़ाम में छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आपको पता है कि पीईटी एग्ज़ाम में 5 क्वेश्चन तो आपके आएंगे इसी प्रकार के, है ना, तो ये पढ़ना भी जरूरी है। यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, गोपाल को अपने आचरण पर स्वयं लज्जित होना चाहिए। यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उनके द्वारा अपना काम अब तक समाप्त नहीं किया गया है, इसे अंग्रेजी में अनुवाद क्या हो जाएगा? उनके द्वारा अपना काम अब तक समाप्त नहीं किया गया है, अंग्रेजी में अनुवाद क्या बनेगा? यहाँ पर 61 का ऑप्शन जो बनेगा वो कौन सा बनेगा? देयर वर्क हैज नॉट एट बीन फिनिश्ड बाय देम, यहाँ पर ऑप्शन बनेगा बी नंबर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला दिया गया है, गद्यांश यहाँ पर दिया गया है जो कि अनुशासन जीवन के हिसाब से आपका दिया गया है। छोटा ही गद्यांश है, कोई अगर दिक्कत भी नहीं है तो पढ़ भी लेते हैं, बिल्कुल छोटा सा दिया है कि अनुशासन जीवन की प्रत्येक स्थिति में आवश्यक है ना। बात हो रही है अनुशासन की, क्योंकि एक पॉइंट आपका इसी से बनता है। अनुशासन सैनिक जीवन की आत्मा है। परिवार में सद्भाव बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता पहले है। समाज और राष्ट्र में शांति और सद्भावपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता भी है। ईश्वर की सृष्टि में यदि अनुशासन नहीं है तो अराजकता फैल जाएगी और विश्व तुरंत अस्त व्यस्त हो जाएगा। मतलब यहाँ पर बात हुई है अनुशासन की। तो इसके क्वेश्चन को यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन दिया गया है अनुशासन क्यों आवश्यक है। चलिए, अनुशासन क्यों आवश्यक है, तो यहाँ पर देखिए बी वाले में कि परिवार में सद्भाव और समाज तथा राष्ट्र में शांति और सद्भावपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए, है ना, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, अनुशासन किसकी आत्मा है? अनुशासन किसकी आत्मा है? तो अभी आपने पढ़ा सैनिक जीवन की अनुशासन, है ना। अनुशासन किसकी आत्मा है? सैनिक जीवन की। ए नंबर कह रहे विश्व के अस्त व्यस्त होने का कारण क्या है? तो इसका भी मेन कारण क्या होता है? अनुशासन ना होना। अगर अनुशासन नहीं है तो भाई अस्त व्यस्त हो जाएगा। ठीक है।
चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। हाँ देखो कितनी आसानी से गद्यांश आपका सॉल्व हो गया है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, पास ही पास शब्द में किस प्रकार की आपकी दुरुक्ति आपकी हुई है। देखो पास ही पास, चलिए बताइए यहाँ पर। भाई वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए भाई, जितने लोग जुड़ते हैं एक बार वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहें, अच्छा भी लगता है। कोई आपके साथ जुड़ा है तो कोई इसी प्रकार से कि आप लोग कितना सपोर्ट करते हैं। चलिए पास ही पास शब्द में किस प्रकार की दुरुक्ति हुई है, तो 65 का ऑप्शन राइट आपका जवाब। यहाँ पर बताइए कौन सा हो जाएगा, क्रिया विशेषण, विभक्ति युक्त शब्द की, विशेषण शब्द की या सर्वनाम की। देखो पास ही पास मतलब होता है क्रिया विशेषण, ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला है, यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में लिखेंगे। अगर आपको अपने मित्र के लिए पत्र लिखना है तो आप क्या संबोधन में लिखेंगे, संबोधन में प्रयोग किसका करेंगे, आदरणीय मित्र, पूजनीय मित्र, प्रिय मित्र या महोदय, क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रिय मित्र लिखिएगा। क्या, प्रिय मित्र लिखिएगा अगर आपको अपने मित्र को लिखना है। अगला है, कौन सा कथन असत्य है, मतलब आपका गलत दिया गया है। ठीक है, चलिए ऑप्शन में यहाँ पर देखना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत हो सकता है। तो पहला पॉइंट आपसे दिया है कि अर्धशासकीय पत्र मित्रतापूर्व भाषा में लिखा जाता है, तो बिल्कुल सही बात है। कोई भी पत्र होता है तो मित्रतापूर्वक ही लिखा जाना चाहिए, ठीक है ना। फिर यहाँ पर दिया है संबोधन के लिए प्रिय लिखा जाता है, सही है। स्वनिर्देशन के लिए आपका सद्भावी, है ना, लिखा जा सकता है, ये थर्ड नंबर सही है। फिर कह रहा है इसमें भेजने वाला हस्ताक्षर आपके पद का उल्लेख भी करता है, तो ये गलत है। जो अर्धशासकीय पत्र होते हैं उसमें भेजने वाला अपने पद का उल्लेख नहीं करता है, इस कारण से ऑप्शन आपका डी नंबर आपका हो जाएगा। क्लियर है ना, क्लियर है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न। देखो क्योंकि अर्धशासकीय पत्रों में भेजने वाले के हस्ताक्षर के बाद नाम, पद नाम और पते का भी उल्लेख किया जाता है कुल मिला के, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला है, सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र क्या कहलाता है। इस प्रश्न में यहाँ पर इस प्रश्न को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ऑफलाइन कमेंट करना है, ठीक है, ऑफलाइन कमेंट करना है इसमें। चलिए ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। उत्तर प्रदेश की नहीं है कौन सी बोली। देखो कन्नौजी बोली है उत्तर प्रदेश की, ब्रजभाषा भी है, खड़ी बोली है, लेकिन जयपुरी क्या उत्तर प्रदेश की है, नहीं है ना। ये कहाँ की है, ये राजस्थान की उपभाषा आपकी है ना। तो इस प्रकार से आपका जवाब बन जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है, सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है। सभी महाप्राण, देखो यहाँ पर खा दिया है जो कि कौन से आपका होता है, खा आपके दूसरे नंबर में हो जाएगा। चा छा ये भी हो गया, टा ठा ये भी हो गया। इसका मतलब कह सकते हैं कि सम स्थान आपको पहले वाले में दिख रहा है, तो आपका जवाब पहला ही हो जाएगा, क्योंकि ये सभी क्या है, महाप्राण। महाप्राण क्या होते हैं, किसी भी वर्ग के दूसरा चौथा, ये वर्ड आपके महाप्राण होते हैं, तो ये नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं। मतलब सभी स्पर्श व्यंजन, और स्पर्श व्यंजन जो आपके होते हैं वो का से लेके आपके मा तक आपके देखने को मिलते हैं ना, का से लेके मा तक। अब ये बताइए कहाँ पर आपके दिए गए हैं। देखो इसमें हा दिया गया है, ये तो आपको हो नहीं सकते क्योंकि ये उष्म में है, ये आपका अंतःस्थ में आपका होता है, यहाँ अंतःस्थ में होता है। इसका मतलब है कि आपका जवाब क्या हो जाएगा, सी नंबर। यहाँ पर 71 का ऑप्शन जिसका भी सी आ रहा है क्लियर हो जाएगा, का चा पा दा, ये आपका हो जाएगा सभी स्पर्श व्यंजन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, अत्युक्त शब्द में संधि कौन सी है। अत्युक्त शब्द में जो संधि है वो आपकी कौन सी है, 72 नंबर में। देखो तो सबसे पहले अगर आप इसे तोड़ेंगे तो क्या तोड़ेंगे, है ना, कभी कभी ये भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसे अगर आप तोड़ेंगे तो निकलेगा अति, धन, धन आपका उक्त निकलेगा, है ना, उक्त निकलेगा। तो कुल मिला के यहाँ पर देखा जाए कि आधा शब्द आपको या में आधा शब्द है, और हमने बताया है जब भी या शब्द में आधा मिल जाए या वा में मिल जाए वो हमेशा यण संधि होती है, क्योंकि जो संधियों में आपकी संधि होती हैं स्वर संधि, उसमें आधा कौन होता है, तो एक ही आपका देखो जो अड़ा है या आधा है, एक पहचान होती है। तो जो अगर आपको दिमाग में कभी आए कि नहीं आधा शब्द यहाँ पर या है वा है ना, इसमें से कोई अगर आधा है तो कोई संधि भी आपकी होती है, तो आपकी जो दीर्घ संधि कह सकते हैं यण संधि होती है, उसमें भी अड़ा जो होता है वो आधा होता है। तो ये एक तुक्का होती है, अगर आप थोड़ा बहुत दिमाग लगाएंगे तो लगा सकते हैं। अगला है, बालोचित शब्द का संधिविच्छेद क्या हो जाएगा, 73 नंबर। 73 नंबर में बालोचित में अगर आप तोड़ेंगे तो बनेगा बाल धन उचित। क्या बनेगा, बाल धन उचित बनेगा। तो आपका जवाब क्या निकलेगा,
ऑप्शन बी की ओर जाएगा, बाल धन उचित आपका हो जाएगा, बाल धन उचित आपका बन जाएगा, ठीक है ना। और ये गुण संधि है, क्या है, गुण संधि है, क्योंकि मात्रा किसकी है, ओ की मात्रा है। कहाँ पर है, ये ओ की मात्रा लगी है, और ये एक पहचान भी होती है गुण संधि में, ठीक है। ए की मात्रा, ओ की मात्रा, और एक होती है अर होता है ना, निकल कर आता है, ये आपके नियम होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे दिया गया है, हाँ देखो, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग कौन सा है। प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग कौन सा निकलता है, प्रत्याशा। तो इसे अगर आप तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, प्रति निकलेगा, है ना। आपके पास क्या निकलेगा, प्रति निकलेगा, फिर साथ में क्या निकलेगा, आशा निकलेगा। कुल मिला के यहाँ पर जो आशा शब्द आपका दिया है ये इसका मूल शब्द है, और इसका उपसर्ग जो आपका है वो क्या है, आपका प्रति है। पूछा गया उपसर्ग, तो आपका जवाब क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला है, औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है। आप लोग भाई कमेंट करते रहिए फटाफट, ठीक है, फटाफट कमेंट करते रहिए, अच्छे क्वेश्चन है, और ध्यान लगाइए, पूरा का पूरा फोकस करिए, ठीक है। हमेशा से आप पढ़ते रहते हैं तो कम से कम ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। चलिए, औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है, औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम आपसे बोलें कि इसको तोड़े तो निकलेगा क्या, इसमें एक शब्द निकलेगा उपचार, क्या निकलेगा, उपचार निकलेगा, साथ में इक निकलेगा, तो आपका जवाब क्या बनेगा, इक, औपचारिक। तो यहाँ पर प्रत्यय के रूप में अगर जुड़ा हुआ है तो आपका इक जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, नीलांबर शब्द में कौन सा समास है। नीलांबर शब्द में समास कौन सा है। चलिए, और जिस शब्द के दोनों पद प्रधान होते हैं, है ना, विशेष विशेषण होता है, तो वहाँ पर आपका क्या होता है, कर्मधारय समास, क्योंकि यहाँ पर नीला शब्द आपका विशेषण है, अंबर शब्द निकलेगा वो विशेष हो जाएगा, तो इस प्रकार से ऑप्शन डी हो जाएगा कर्मधारय समास, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है। चलिए, तत्सम शब्द आपका कौन सा है, तत्सम शब्द आपका कौन सा है। तो देखो, तत्सम सीखा दिया है, चंदा दिया है, रात दिया है, और आपका बात दिया गया है, तो आपका जवाब कहाँ पर जाएगा। चलिए, यहाँ पर देखो, चंदा, चंदा तो होता नहीं है, शुद्ध होता है चंद्रमा, अर्थात तो चंदा का जो तत्सम बनेगा वो चंद्रमा बनता है, ठीक है ना। यहाँ पर रात दिया है, रात नहीं होता है, तत्सम में रात्रि होता है। बात नहीं होता है, तत्सम में वार्ता होती है। तो इसका मतलब है जो ऑप्शन ए दिया है, सीखा, सीखा जो आपका दिया है, यही क्या है, इसमें से ये आपका तत्सम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, यहाँ पर देखो, चंदा का क्या होता है, चंद्रमा होता है, इसका रात्रि होता है, और बात का जो होता है, बात का होता है वार्ता होता है, ठीक है ना, मतलब तत्सम बनेंगे। अगला दिया है, पशु चर रहे हैं, रेखांकित पद क्या है। मतलब जो पशु है ये आपकी कौन सी संज्ञा है। तो आपके सामने पशु हैं, अब ये कितने पशु हैं तो आपको तो पता नहीं है ना। तो यहाँ पर पशु की बहुत बात किया है, और कैसा पशु है ये नहीं बात किया गया है, तो इसका मतलब है कि आपका जवाब क्या बनेगा, यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, है ना, क्योंकि किसी को भी हम पशु बोल सकते हैं, तो आपकी जातिवाचक संज्ञा आपकी हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद आपको बताना है। चलिए, यह शब्द जो दिया है, यह शब्द जो बता रहा है क्या, ये एक कह सकते हैं संकेत भी दर्शा रहा है, और एक होता है क्या, एक होता है जो खुद के लिए, मतलब होता है यह, मतलब निश्चयवाचक, और संकेतवाचक को हमने बताया था एक नाम दिया जाता है, निश्चयवाचक दिया जाता है, क्योंकि यह अगर दिया है तो निश्चय है ना, निश्चय आपका दिया है, और इसी को हम संकेत भी कर रहे हैं, तो इस कारण से ऑप्शन बी हो जाएगा संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित पद आपका क्या है। चलिए, यहाँ पर अच्छे के जवाब देना है, ताजमहल। अच्छा, ये आपका हम दिया है ना, हम पे अंडरलाइन किया गया है, तो यहाँ पर बताइए हम क्या है यहाँ पर, तो हम जाएंगे, इसका मतलब है कि ये है आपका क्या, ये है उत्तम पुरुष, है ना, सर्वनाम है कि नहीं, सर्वनाम है, लेकिन कैसा है, उत्तम पुरुष में आएगा, तो इसका आपका जवाब क्या बनेगा सी नंबर में। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा पद पुरुषवाचक, क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम है, और पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 प्रकार होते हैं, तो उसमें कौन आ जाएगा, उत्तम पुरुष आपका आ जाएगा, उत्तम पुरुष, ठीक है ना, क्योंकि हम दिया गया है तो उत्तम पुरुष हमें आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपके हिंदी साहित्य के भी हैं, है ना, तो इनको भी यहाँ पर सॉल्व करना है। कह रहा है, हिंदी के कवि सुमित्रानंद पंत का जन्म स्थान बताइए। सब कुछ हमने आपको पढ़ा भी दिया है ना, खटाखट जवाब देते रहिए, फटाफट जवाब देते रहिए, और जितने लोग जुड़ चुके हैं तो भाई वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, आनंद भी आता रहे, हमें भी अच्छा लगता रहे।
जो लोग ऑफलाइन देखते हैं, टाइम नहीं मिल पाता है, तो वो लोग ऑफलाइन भी वीडियो देखें और लाइक भी करें। ठीक है, चलिए अपना प्यार बनाए रखें। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी के कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म स्थान बताना है। अल्मोड़ा, कौसानी, प्रयाग या बागेश्वर। चलिए 1 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो याद रखिएगा यहाँ पर जो आप क्या हो जाएगा, यहाँ पर अल्मोड़ा हो जाएगा या कौसानी। तो अल्मोड़ा की कौसानी में होता है, तो देखो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, बी नंबर। यहाँ पर आपका हो जाएगा कौसानी, मतलब अल्मोड़ा जिला के कौसानी में हुआ था। ठीक है, इस कारण से ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला दिया गया है, छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखलाई पड़ी। छायावादी प्रवृत्ति की जो रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी है वो किस में दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा क्या, छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखलाई पड़ी किस पर, तो ऑप्शन बनेगा ए नंबर, सुमित्रानंद पंत की कविता में ही दिखाई पड़ती है। ऑप्शन आपका यहाँ पर जिसका भी ए नंबर आया है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम क्या है। मतलब आपके देखा कि 7 महत्वपूर्ण आपकी कवि थी और उन्होंने अपनी कविता का जो आपका हुआ है ना, उनकी कविताओं का संग्रह है वो किस नाम से जानते हैं। तो आपने सुना होगा तार सप्तक। क्या, तार सप्तक। उनका जितना भी आपका दिया है विचार जितना भी है वो तार सप्तक में मिलेगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला दिया है, आवारा मसीहा जीवनी किसका जीवन चित्रण है। देखो यहाँ पर दिया है आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चित्रण है ना, यहाँ पर 4 नंबर। तो यहाँ पर याद रखिए ये नहीं पूछ रहा है कि आवारा मसीहा है किसका, है ना, ये पूछ रहा है किसकी जीवनी है। तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी यहाँ पर आपकी है ना, जो आपके आवारा मसीहा में आपका है जीवन चित्रण, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का जीवन चित्रण इसमें किया गया है। ठीक है ना, आप लोगों को जवाब देना है कि आवारा मसीहा जो आपकी है रचना किसने किया है। ठीक है, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, पिता कहानी के लेखक कौन है। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन है। पिता कहानी के जो लेखक हैं वो आपके कौन हैं। तो यहाँ पर पिता कहानी के जो लेखक हैं वो आपके हैं ज्ञान रंजन। कौन है, ऑप्शन डी हो जाएगा ज्ञान रंजन। अगला क्वेश्चन दिया है, अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है। अपने अपने पिंजर, अच्छा पिंजर दिया है, अपने अपने पिंजरा होता है उसे, है ना, पिंजर। तो यहाँ पर यह आत्मकथा जो आपकी है वो किसकी है। चलिए 6 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर बी नंबर। देखो ऑप्शन बी हो जाएगा मोहनदास नैमिषारण्य। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला है, द्विवेदी युग नामकरण किया गया है। द्विवेदी युग नामकरण जो किया गया है वो किसके नाम पर किया गया है। ये क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलता होगा, प्रैक्टिस सेट में मिलता है ना। चलिए यहाँ पर आपका आ चुका है 7 नंबर में, ऑप्शन सी आ रहा है, कह रहे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग का नामकरण किया गया। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन है, लोक मंगल की भावना की सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है। लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है। चलिए 8 का ऑप्शन लॉक करना है और 8 का जवाब क्या बनेगा। तो लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास। कौन है, गोस्वामी तुलसीदास। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कवि केशव दास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है। यहाँ पर दिया गया है, कवि केशव दास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है। सब क्वेश्चन हमने आपको कराया है ना। तो 9 का ऑप्शन क्या बनेगा, रामचंद्रिका में। क्या, रामचंद्रिका में इनकी कृति जिनमें से वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है। ऑप्शन ए हो जाएगा रामचंद्रिका। अगला क्वेश्चन दिया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दिया है। मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को किस नाम से पुकारा है या किस नाम से उन्हें जाना गया है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या नाम दिया है, क्या नाम दिया है। तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, बीजप्पन काल। क्या, बीजप्पन काल। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, बीजप्पन काल। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं। चलिए 11 का ऑप्शन लॉक करना है। सही जवाब इनमें से कौन सा बन जाएगा। चलिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका सी नंबर। तो याद रखिए आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक आपके कौन है, हरिवंश राय बच्चन है। ऑप्शन सी हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है। चलिए लॉक करिए, बेहतरीन क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है। चलिए ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पर बी नंबर, बिल्कुल सही है, आपने लॉक किया है, बिल्कुल सही है, शमशेर बहादुर सिंह। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है। चलिए यहाँ पर लॉक करिए, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है।
चिंतामणि, यहाँ पर जवाब आ रहे हैं ऑप्शन सी की ओर। चलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही आ रहा है कि चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है, तो आपके रामचंद्र शुक्ल का है। ऑप्शन अडप का यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर राइट। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गोदान उपन्यास की कथावस्तु की कसावट में कमी आई। देखो यहाँ पर गोदान उपन्यास है और इसकी कथावस्तु की कसावट में जो कमी आई है वो किसकी वजह से हुआ है, किस कारण से इसमें कसावट में कमी देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या मिलती है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका जो है ऑप्शन बी हो जाएगा कि शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने से गोदान उपन्यास की कथावस्तु में कसावट सी लगती है। तो इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जो भी नया क्वेश्चन मिले उसे नोट करते चले, आपके लिए अच्छा ही होगा। और आप वही क्वेश्चन नोट करेंगे जो आपको नहीं आते हैं, तो वही क्वेश्चन आपको रिवीजन में रहेंगे, है ना, बार बार रिवीजन करिए। कह रहा है हिंदी नए चाल में ढली कथन किसका है। हिंदी नए चाल में ढली कथन किसका है। चलिए 15 का ऑप्शन, तो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर, यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन राइट आपका बनेगा बी नंबर भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 16 का ऑप्शन लॉक करिए जल्दी से। चलिए ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है ए नंबर 1893। देखो यहाँ पर 16 का ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल सही है। काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना कब हुई थी, तो आपकी 1893, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है। घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है। चलिए यहाँ पर 17 का ऑप्शन देना है, 17 का ऑप्शन, तो घनानंद को किस युग का, तो आपके रीत काल के, क्या रीत काल के कवि हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा लॉक। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम क्या है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का जो उपनाम है कौन सा है। चलिए 18 का ऑप्शन यहाँ पर दीजिए जल्दी से, 18 नंबर में। तो ऑप्शन राइट आपका क्या बनेगा, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का अज्ञेय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अज्ञेय। तो इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, अगला है बिहारी के प्रसिद्ध हैं। बिहारी के प्रसिद्ध हैं, क्या प्रसिद्ध हैं, बिहारी किस लिए प्रसिद्ध थे, तो आपने कविता भी पढ़े होंगे, है ना, देखन में छोटन करे घाव करे गंभीर, है ना, सत सैया के दोहरे जो नाविक के तीर। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 19 का ऑप्शन आपका राइट, आपका डी दोहा। क्या है भाई, बिहारी के प्रसिद्ध क्या है, दोहे प्रसिद्ध है ना। और अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि तुलसीदास किस भाषा के कवि थे। तुलसीदास किस भाषा के कवि थे। 20 नंबर आपको जवाब देना है कि ये ब्रज भाषा के थे, भोजपुरी के थे, अवधी के थे, खड़ी बोली के। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें से क्या है ना, कन्फ्यूज हो जाओगे किसको ऑप्शन लगाएं सही किस में नहीं, क्योंकि इन्होंने दोनों भाषाओं में लिखी हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर कह सकते हैं किस भाषा के रहे हैं, उस पर आपको जवाब देना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है इसका राइट आंसर क्या सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं कि हमने हिंदी साहित्य के भी क्वेश्चन लिए हैं और आपको मज़ा भी आया है टेस्ट लगाने में, क्योंकि हिंदी साहित्य के हमने इतने बड़ी वीडियो बना दिया है, पूरी सीरीज चलाई है, और उस सीरीज के अंतर्गत आपने देखा कि लगभग पूरे के पूरे क्वेश्चन उस सीरीज से आपको मिल चुके हैं। तो इससे आपकी हिंदी साहित्य में आपको ऐसा लगा होगा कि नहीं, हाँ हमने जो मेहनत किया है सर के साथ, वो हिंदी साहित्य हमें अब मजबूती की तरफ ले गई है ना। तो चलिए जितने लोग जुड़े रहे हैं एक बार ये बोल दीजिए कितने नंबर आपने यहाँ पर किए हैं, कितने नंबर आपने सही किया है। ठीक है ना, और जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भाई वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। ठीक है, प्यार बनाए रखिए अपना। ठीक है, चलिए सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम, गुड नाइट, सभी को जय हिंद।